सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 9। तो 8 मॉक टेस्ट आपके पास हो चुके हैं, लगभग 3-4 मॉक टेस्ट आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हो चुके हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, उससे पहले 2 टॉपिक हमारे हो गए थे। तो आने वाले टॉपिक भी आपके पास जब ये मॉक टेस्ट खत्म हो जाएंगे इसके, तो वो भी स्टार्ट आपके पास कर दिए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सारा का सारा सिलेबस बिल्कुल फ्री में कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है अंडर सेक्शन 138 व्हेन डज डिसऑनर ऑफ ए चेक कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। कि सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग जो डिसऑनर ऑफ चेक होता है उसको ऑफेंस कब माना जाता है, ऑफेंस वो कब बन जाता है। तो ये हमारे पास होता है व्हेन द चेक इज इशूड टुवर्ड्स डिस्चार्ज ऑफ ए डेब्ट और लायबिलिटी एंड इज रिटर्न्ड अनपेड। यानी कि अगर जो चेक है वो क्या किया गया हो, डेब्ट या फिर कोई लाइबिलिटी पे करने के लिए इशू किया गया हो, यानी कि किसी ने कोई लोन लिया था, मान लो वो भरने के लिए दिया है, या किसी ने किसी से उधार लिया था, या फिर किसी पर्सन ने कोई काम किया है तो उसके बदले में वो चेक देता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है अगर वो रिटर्न हो जाता है अनपेड, यानी कि पेड वो नहीं हो पाता, तो उसको यानी कि वो जो डिसऑनर चेक होता है वो एक ऑफेंस माना जाता है, एक अपराध माना जाता है। सेकंड है ए चेक अंडर सेक्शन 138 मस्ट बी इशूड टुवर्ड्स डिस्चार्ज ऑफ व्हाट। कि सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग जो चेक इशू किया गया है वो डिस्चार्ज ऑफ व्हाट किसके लिए, यानी कि किस काम के लिए वो इशू किया गया होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट और लायबिलिटी, यानी कि किसी काम के बदले, किसी लायबिलिटी के बदले, किसी डेब्ट के बदले जो इशू किया गया हो, तो वो हमारे पास आता है सेक्शन 138 के अंदर है। क्वेश्चन थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राउंड फॉर डिसऑनर अंडर सेक्शन 138। इनमें से कौन सा जो एक ग्राउंड माना जाएगा किसके लिए, डिसऑनर ऑफ चेक के लिए, सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास होता है भाई इनसफिशिएंट फंड। अगर इनसफिशिएंट फंड है और यानी कि चेक डिसऑनर हो जाएगा तो उसको क्या माना जाएगा कि जो एक ग्राउंड माना जाएगा डिसऑनर के लिए। फोर्थ है ए चेक में बी डिसऑनर अंडर सेक्शन 138 व्हेन इट एक्सीड्स व्हाट। और दूसरा है कि भाई चेक को डिसऑनर माना जाता है अगर वो क्या चीज एक्सीड कर दे। तो ये हमारे पास होगा द अरेंजमेंट मेड विद द बैंक, यानी कि बैंक के साथ की गई अरेंजमेंट अगर वो एक्सीड कर देता है तो उसको भी डिसऑनर माना जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 138। और मैक्सिमम कितनी जेल जो कि हो सकती है सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास होता है भाई टाइम पीरियड 2 साल, मैक्सिमम होता है 2 साल, अप टू, यानी कि ऐसे बोलेंगे हम इसको अप टू 2 ईयर, 2 साल तक मैक्सिमम हो सकती है। 6 है द फाइन अंडर सेक्शन 138 में एक्सटेंड टू हाउ मच ऑफ द चेक अमाउंट। और जो फाइन लगेगा वो कितने तक जो लगाया जा सकता है, मैक्सिमम तो होता है ट्वाइस द चेक अमाउंट, जितने अमाउंट का चेक था उसका 2 गुना जो फाइन लगाया जा सकता है, मैक्सिमम ये रहेगा। अंडर सेक्शन 138 द पुनिशमेंट में कंसिस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन और व्हाट। कि भाई जो पुनिशमेंट है उसमें जेल भी हो सकती है और दूसरा भी हो सकता है। तो वो क्या चीज़ रहेगी हमारे पास, वो रहेगा दोनों, यानी कि जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। 8 है विद इन हाउ मैनी मंथ शुड ए चेक जनरली बी प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 138। सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग कोई भी जो चेक है वो कितने दिन के अंदर प्रेजेंट, कितने महीने के अंदर प्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो ये टाइम पीरियड आपको पता है 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर क्यों, क्योंकि जो चेक के ऊपर जो डेट लिख दी गई है उसके बाद 3 महीने तक वो वैलिड रहेगा, स्टेल चेक बनने से पहले। 9 है द चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और
विद इन इट्स वैलिडिटी पीरियड विच एवर इज वट, कि भाई जो चेक है वो 3 महीने पहले जो प्रेजेंट होना चाहिए, किससे, डेट ऑफ इशू से या फिर इसके वैलिडिटी पीरियड से, विच एवर इज वट, जो दोनों में से क्या हो, तो जो दोनों में से क्या होगा, अर्लियर यानी कि पहले होगा, या तो 3 महीने या फिर जो आपके पास वैलिडिटी पीरियड है वो जिनमें जो भी पहले हो जाएगा, ठीक है, उस वो हमारे पास क्या होगा, उस यानी कि उतने टाइम के अंदर वो प्रेजेंट करना होता है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे आज हमारे पास है 20 अगस्त, ठीक है, और मैंने जो 15 अगस्त को 15 अगस्त की डेट डाली और मैंने चेक दे दिया है, तो अब दो तरीके हैं, और दिया कब मैंने, 20 तारीख को, 20 अगस्त को। तो अब दो है, एक तो कि अगर हम उसका इशू डेट से मान के चलो, तो इशू मैंने 20 तारीख को किया, तो उसकी जो डेट बनेगी वो बनेगी 20 अगस्त के बाद होगी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 20 नवंबर। और दूसरा हो गया जो एक्चुअल जो पीरियड स्टार्ट होता है वो कब होता है, जो उसके ऊपर डेट लिखी होगी चेक के ऊपर, तो वो कितनी बनेगी, वो बनेगा 15 नवंबर। तो इन दोनों में से जो भी हो उसको अर्लियर माना जाता है, ठीक है, यानी कि अर्लियर जो होगा तो वो क्या है, 15 नवंबर, यानी कि या तो जो इशू डेट है या फिर जो वैलिडिटी पीरियड है, दोनों में से जो भी पहले होगा वो मानकर चला जाता है, यानी कि उसके 3 महीने के अंदर वो चेक की जो प्रेजेंट किया जाना चाहिए। 10 है, हु मस्ट इशू द रिटर्न डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 138, कौन जो रिटर्न डिमांड नोटिस इशू करता है सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास होता है पेई या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास 11, विद इन हाउ मैनी डेज मस्ट द डिमांड नोटिस बी इशूड आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिसऑनर, डिसऑनर की इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ गई है तो कितने दिन के अंदर जो डिमांड नोटिस है वो इशू किया जाता है, तो ये टाइम पीरियड हमारे पास होता है 30 डेज। अब डिमांड नोटिस का मतलब क्या है कि जब चेक डिसऑनर हो गया, आपने मुझे कोई चेक दिया, वो चेक मैंने जो पे कराने के लिए बैंक में दिया, बैंक से वो रिटर्न आ गया, इनसफिशिएंट बैलेंस है, कुछ भी है, तो मैं उसका एक डिमांड नोटिस दूंगा, किसको, आपको दूंगा। डिमांड का मतलब क्या है कि मैं बोलूँगा आपको कि भाई आप मेरी पेमेंट कर दीजिए, कितने दिन में करनी वो भी हम आगे पढ़ेंगे, कि आप मेरी पेमेंट कर दीजिए, और ये जो नोटिस है वो 30 दिन के अंदर देना होगा, किसको, ड्रॉवर को। नेक्स्ट आता है, द डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 138 मस्ट बी इशू टू होम, किसको इशू किया जाएगा, तो वो हमारे पास होगा ड्रॉवर, जिसने चेक वो बनाया था। 13 है, आफ्टर रिसीविंग द डिमांड नोटिस द ड्रॉवर गेट्स हाउ मैनी डेज टू मेक पेमेंट, और डिमांड नोटिस मिलने के बाद ड्रॉवर के पास कितने डेज होंगे पेमेंट करने के लिए, तो ये टाइम पीरियड होता है हमारे पास 15 दिन है। 14 है, इफ द ड्रॉवर मेक्स पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस व्हाट हैपन्स, अगर 15 दिन के अंदर वो पेमेंट कर देता है तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा कि भाई नो प्रोसिक्यूशन कैन बी इनिशिएटेड, तो कोई भी जो प्रोसिक्यूशन है, कोई भी मुकदमा जो है, कोई भी कंप्लेंट जो आगे प्रोसीड नहीं की जाएगी। 15 है, इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 15 डेज व्हाट अराइजेस, अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होती है तब क्या होता है, तो क्या अराइज होता है, तो हमारे पास होगा कोज ऑफ एक्शन, कोज ऑफ एक्शन अराइज यहाँ पर हो जाएगा। 16 है, द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 मस्ट जनरली बी फाइल्ड विद इन हाउ लॉन्ग फ्रॉम द डेट ऑफ कोज ऑफ एक्शन अराइज, तो अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं है तो कोज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, तो कोज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद कितने दिन के अंदर जो कंप्लेंट है वो फाइल की जानी चाहिए, तो ये टाइम पीरियड हमारे पास होता है 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट है 17, विच पर्सन कैन इशू द डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 138, जो डिमांड नोटिस है वो उसको इशू कौन कर सकता है, तो वो हमारे पास होता है पे या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके पास पेमेंट जानी थी, जिसके पास चेक था, वो उसको इशू करा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 138, तो क्या चीज़ नेसेसरी होती है एप्लीकेशन
डालने के लिए सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास होता है लीगली लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट और लायबिलिटी, कि भाई अगर वो चेक किसी काम के बदले दिया गया, कंसीडरेशन के बदले दिया गया हो, तब जाके जो डिश ओनर माना जाएगा। अगर वो चेक किसी ने खुश होकर आपको दे दिया, आपने कोई काम नहीं किया, एज ए गिफ्ट आपको दे रहे हैं, तो अगर वो चेक डिश ओनर हो जाता है तो उसका कोई भी क्लेम नहीं माना जाएगा। 19 है, विच रीजन हैज बीन ट्रीटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज इक्विवेलेंट टू इनसफिशिएंट फंड। तो अगर इनसफिशिएंट फंड होता है तो उसको डिस ओनर माना जाता है, ठीक है। और साथ में एक रीजन और है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि भाई ये भी इनसफिशिएंट फंड के बराबर ही माना जाएगा। तो हमारे पास है रेफर टू ड्रॉवर। अगर कोई भी ऐसा कारण निकल के आता है जिसमें चेक आपके पास रिटर्न आता है और उसके अंदर लिखा गया रेफर टू ड्रॉवर, अगर ऐसा कुछ भी है, यानी कि जिसने ड्रॉ किया था, तो इसका मतलब जो ड्रॉवर है वो बहुत चालाकी से उसने क्या किया, फंड तो मान लो उसके में थे या फंड नहीं भी थे, तो उसने कोई ऐसा कुछ काम किया कि भाई जिससे ये लिखा है या ये बैंक बोले कि भाई रेफर टू ड्रॉवर, यानी कि पहले ड्रॉवर से बात करनी पड़ेगी और वो जो पैसा देने उस वक्त पैसा देने से बच जाए। तो ऐसा कुछ भी अगर अरेंजमेंट की है ड्रॉवर ने और ऐसा निकल के आता है, तो उसको भी इनसफिशिएंट फंड ही मान के चल जाएगा, तो उसको भी डिसऑनर माना जाएगा। नेक्स्ट आता है, अकाउंट क्लोज्ड एज ए रीजन फॉर चेक रिटर्न हैज बीन ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू वर्क। और अगर अकाउंट क्लोज लिखा जाता है कि भाई आपको चेक दे दिया और पीछे से ड्रॉवर ने अकाउंट क्लोज करा दिया, या फिर क्लोज अकाउंट का ही आपको जो चेक दे दिया था, तो उस केस में भी क्या होगा हमारे पास, उसको भी किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, इनसफिशिएंट फंड। यानी कि सीधा सा मतलब क्या है कि भाई इनसफिशिएंट फंड है, यानी कि वो पेमेंट नहीं करना चाहता था। 21st है, एक्सीड्स अरेंजमेंट हैज बीन ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू व्हाट और सेक्शन 138 पर्पज, ठीक है। और एक्सीड अरेंजमेंट भी किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा, वो भी माना जाएगा इनसफिशिएंट फंड के इक्विवेलेंट। यानी कि सारे के सारे जो है, अगर ये कुछ भी किसी भी तरीके से अगर ड्रॉवर है वो बचने की कोशिश करेगा, चेक दे दिया और वो चाहेगा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि चेक पेड ना हो, तो ऐसा कोई भी अगर वो काम करने की कोशिश करेगा तो सभी में डिसऑनर उसको माना जाएगा। 22 है, पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉवर में बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू इट। और अगर पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉवर होता है, ठीक है, ऐसा आपके पास आता है, तो उस केस में भी उसको भी इनसफिशिएंट फंड ही मानकर चला जाएगा। 23rd है, इफेक्ट्स नॉट क्लियर में बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू व्हाट फॉर सेक्शन 138। और इफेक्ट्स नॉट क्लियर इसको भी क्या मान के चला जाएगा, इनसफिशिएंट फंड्स है। उसके बाद अंडर सेक्शन 146 बैंक्स रिटर्निंग मेमो इज व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस ऑफ डिसऑनर, ठीक है। तो ये हमने डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में पढ़ा, सेक्शन 138। और ये हमारे पास है सेक्शन 146, ये भी डिसऑनर के बारे में है। तो इसमें क्या बोला कि जो बैंक का रिटर्निंग मेमो होता है, ठीक है, इज व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस ऑफ डिसऑनर। पहली बात तो वो डिसऑनर का क्या होता है, एविडेंस होता है, यानी कि जब चेक वापस जाएगा तो उसका एक मान लो नोटिस या एक उसका पूरा पेज बना के आपको दिया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं बैंक्स रिटर्निंग मेमो। तो वो जो है वो किस चीज़ का एविडेंस होता है, तो ये एविडेंस हमारे पास होता है प्राइमिया फेशिया एविडेंस। इसको यानी कि प्राइमिया फेशिया एविडेंस बोलते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो एविडेंस है, जो कि आप कल कोर्ट में अगर आप केस करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे आपके सबसे पहले यही चीज़ मांगी जाएगी। 25 है, अर्लियर द कंप्लेनेंट जनरली हैड टू प्रूव डिसऑनर बाय एग्जामिनिंग होम। अब जो कोर्ट ने क्या कर दिया कि भाई जो बैंक रिटर्निंग मेमो अगर वो आपके पास है, आप क्लेम करते हो, तो सीधा सा वो चीज़ देखेंगे, हाँ भाई बैंक का रिटर्निंग मेमो, इसका मतलब चेक डिसऑनर हुआ है। लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले जो कोई भी पर्सन था, उसको डिसऑनर प्रूव करने के लिए एग्जामिन करना पड़ता था। किसको एग्जामिन करना पड़ता था, तो वो था हमारे पास बैंक ऑफिशियल के थ्रू उसको वो जानकारी निकलवानी पड़ती थी कि भाई चेक डिसऑनर हुआ था, मैंने चेक दिया था, चेक डिसऑनर हो गया, तो इसका आप मुझे प्रूफ दीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती थी। लेकिन अब तो जो रिटर्निंग मेमो जो है उसी को ही प्राइम फेशिया माना जाता है। क्वेश्चन 26 है, नाउ द कोर्ट में प्रिज्यूम द डिसऑनर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट,
किसके बेसिस पे जो है जो कोर्ट है वो डिसऑनर चेक को मानेगी, तो वो हमारे पास है बैंक के रिटर्निंग मेमो के बेस पर है। 27 है द प्रिजम्पशन बेस्ड ऑन बैंक्स रिटर्निंग मेमो कैन बी रीबटेड बाय प्रूविंग व्हाट। क्या प्रूव ये हमारे पास करेगा, ताकि अदरवाइज यानी कि द प्रिजम्पशन बेस्ड ऑन बैंक्स रिटर्निंग मेमो कैन बी रीबटेड बाय प्रूविंग व्हाट, कि भाई प्रिजम्पशन मान के चला जाता है, प्रिजम्पशन है कि भाई अगर रिटर्निंग मेमो है तो वो क्या होगा हमारे पास बिल्कुल सही जो होगा। 28 है इफ द drawer had already instructed the payee not to present the check without prior con- uh, consent prior consent according to the given material, such case will not fall under which section। अगर केस क्या है हमारे पास कि अगर ड्रॉवर ने पेई या फिर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको क्या बोला था कि भाई जो आप चेक है मैंने आपको दिया है उसको आप मुझसे पूछे बिना प्रेजेंट मत करना चेक बैंक के अंदर, पहले मुझसे आप एक बार पूछ लेना, मेरा कंसेंट ले लेना, उसके बाद अगर मैं हाँ करूँगा तो आप उसको चेक को जो पे करने के लिए बैंक में दे सकते हो। तो अगर जो पर्सन है ऐसा नहीं करता है, ठीक है, तो इस तरीके का केस कौन से सेक्शन के अंदर नहीं जाता है, विल नॉट फॉल अंडर विच सेक्शन, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक्शन 138 टू 147 जितने भी सेक्शन है यानी कि डिसऑनर के, उसके अंदर वो नहीं जाता है, उसको डिसऑनर यानी कि नहीं माना जाता है। 29 है द चेक फॉर सेक्शन 138 मस्ट बी इशूड फॉर डिस्चार्ज ऑफ लीगली एनफोर्सेबल व्हाट, तो वो हमारे पास है डेब्ट और लाइबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है what is the maximum amount of interim compensation under section 143A। मैक्सिमम कंपनसेशन कितनी दी जा सकती है, जो इंटरम कंपनसेशन कितनी दी जा सकती है मैक्सिमम, तो ये हमारे पास होता है 20% ऑफ चेक अमाउंट, चेक अमाउंट का 20% कंपनसेशन दी जा सकती है। 31 है अंडर सेक्शन 143A द कोर्ट में ऑर्डर इंटरम कंपनसेशन इन विच केसेस, किस केस के अंदर जो कोर्ट है इंटर कंपनसेशन को में यानी कि इंटर कंपनसेशन को ऑर्डर कर सकती है, तो वो केस हमारे पास होता है कि भाई समरी ट्रायल या फिर समन केसेस होगा वे ड्रोवर प्लीड्स नॉट गिल्टी, कि अगर समरी ट्रायल होगा या फिर समन केसेस कुछ भी होगा, ठीक है, जहाँ पर कि जो ड्रोवर अपने आप को गिल्टी नहीं मानता है, ठीक है, तो उस केस में जो कंपनसेशन देने के लिए कोर्ट बोलेगा 20% की। 32 है अंडर सेक्शन 143A इंटरम कंपनसेशन इज ऑर्डर अगेंस्ट हुम, किसके अगेंस्ट जो इंटरम कंपनसेशन होती है, तो वो हमारे पास होता है भाई ड्रोवर, जो ड्रोवर है उसके अगेंस्ट कंपनसेशन वो बनती है, वो यानी कि कंपनसेशन देगा। 33 है विद इन हाउ मैनी डेज मस्ट इंटरम कंपनसेशन बी पेड अंडर सेक्शन 143A, और कितने दिन के अंदर जो कंपनसेशन पे कर देनी चाहिए, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो ये टाइम पीरियड हमारे पास होता है 60 डेज। 34 है सेक्शन 143A वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट, सेक्शन 143A जो है किस एक्ट के अंदर वो एक्ट है, तो अब एक्ट हम पढ़ रहे हैं वो आपको पता है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और इसी का हमने किया था अमेंडमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 है उसके अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास अंडर सेक्शन 148 द अपीलेट कोर्ट में डायरेक्ट द अपीलेंट टू डिपॉजिट ए मिनिमम ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ फाइन और कंपनसेशन अवार्डेड, कि भाई अगर क्या होता है अपीलेट कोर्ट का मतलब क्या है कि आपने मान लो मैंने आपको चेक दिया था, ठीक है, तो चेक डिसऑनर हो गया तो आपने मेरे पास केस कर दिया मान लो कोर्ट में, ठीक है, मैंने आपको 20% कंपनसेशन दे भी दी है, लेकिन जब चेक जो कोर्ट में केस हुआ के केस की जो सुनवाई हुई उसमें मैं नॉट गिल्टी आ जाता हूँ यानी कि मेरी गलती नहीं है, तो उस केस में या फिर ऐसा होता है कि भाई मैं संतुष्ट नहीं हूँ कोर्ट के ऑर्डर से, तो मैं अपील करूँगा कोर्ट के अंदर तो उसे बोलेंगे अपीलेट, ठीक है, तो उस केस में जो अपीलेंट होगा, अपीलेंट कौन हूँ मैं, तो क्या बोला जाएगा टू डिपॉजिट मिनिमम ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ फाइन और कंपनसेशन अवार्डेड,
यानी कि या फिर आपने अगर अपील की है, ठीक है, तो उस केस में कंपनसेशन जो दी गई है, ठीक है, उसका जो अवार्ड आपको मिला था यानी कि कंपनसेशन जो दी गई थी, उसका कुछ परसेंटेज आपको डिपॉजिट कराना होगा। तो वो कितना परसेंटेज जो है जो डिपॉजिट कराना होगा, तो वो होता है हमारे पास 20% जो डिपॉजिट कराना होगा कंपनसेशन का। उसके बाद आगे सुनवाई होगी। सेक्शन 148 अप्लाइज टू एन अपील अगेंस्ट कन्वेक्शन अंडर विच सेक्शन। तो कौन से सेक्शन के अंडर ये आता है, तो ये आता है हमारे पास सेक्शन 138। क्वेश्चन नंबर 37 है द डिपॉजिट अंडर सेक्शन 148 इज एन एडिशन टू व्हाट। कि सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग जो डिपॉजिट किया जा रहा है किसके एडिशन में वो किया जाएगा, यानी कि वो चीज़ तो वही है और साथ में डिपॉजिट भी किया जा रहा है। तो ये होता है हमारे पास जो इंटरम कंपनसेशन होगी अंडर सेक्शन 143 ए में जो इंटरम कंपनसेशन दी थी, साथ में जो ये डिपॉजिट भी कराना होगा। 38 है इफ द ड्रॉवर इज एक्विटेड व्हाट हैपेंस टू द इंटरम कंपनसेशन। अगर अब कंपनसेशन किसने दी, ड्रॉवर ने। अगर ड्रॉवर एक्विटेड हो जाता है यानी कि बरी हो जाता है, नॉट गिल्टी आ जाता है वो, तो उस केस में जो इंटरम कंपनसेशन उसने पे की थी होल्डर को, तो उसका क्या बनेगा। तो उस केस में देखिए क्या हो जाएगा कि जो इंटरम कंपनसेशन थी वो कंप्लेनेंट मस्ट रिफंड इट विद इंटरेस्ट। यानी कि कंप्लेनेंट कौन है, जिसने मान लो कंप्लेन की थी, जैसे मान लो जो कस्टमर था, तो अगर नॉट गिल्टी आ जाता है ड्रॉवर, तो जो होल्डर है कस्टमर जो तो मान लो था, उसको वो जो कंप यानी कि इंटरम कंपनसेशन है वो उसको रिफंड करनी होगी विद इंटरेस्ट। उसके बाद इसी का आता है हमारे पास 39 विद इन हाउ मैनी डेज मस्ट द कंप्लेनेंट रिफंड इंटरम कंपनसेशन विद इंटरेस्ट आफ्टर एक्विटल। यानी कि बरी होने के बाद कितने दिन के अंदर जो इंटरम कंपनसेशन वापस कर देनी होगी, तो ये होता है हमारे पास 60 दिन के अंदर। उसके बाद है अंडर सेक्शन 138 व्हाट इज द रेगुलर प्रोसीडिंग पनिशमेंट मेंशन इन द गिवन मटेरियल। तो रेगुलर पनिशमेंट इस केस में क्या होती है सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग, तो ये होता है फाइन अप टू डबल ऑफ द चेक अमाउंट और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर या फिर दोनों ये हो सकते हैं। 41 है अकॉर्डिंग टू द गिवन मटेरियल व्हाट इज द पनिशमेंट मेंशनड फॉर समरी प्रोसीडिंग। ठीक है, अब समरी प्रोसीडिंग में जो पनिशमेंट है वो क्या हो सकती है, फाइन हो सकता है 5,000 तक और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल तक या फिर दोनों ये हो सकते हैं। 42 है इफ द ड्रॉवर डज नॉट मेक पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस व्हाट अराइजेस। ठीक है, हमने पढ़ा था, तो क्या अराइज हो जाता है, कॉज ऑफ एक्शन। 43 है द रिटर्न डिमांड नोटिस मस्ट डिमांड पेमेंट विद इन हाउ मेनी डेज। जो डिमांड नोटिस इशू किया जाएगा उसमें कितने दिन के अंदर पेमेंट की डिमांड की जाती है, तो ये टाइम पीरियड हमारे पास होता है 15 डेज के अंदर जो पेमेंट है वो डिमांड की जाती है। उसके बाद 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज एन इक्विवेलेंट रीजन टू। कौन सा इक्विवेलेंट रीजन नहीं मिलता इनसफिशिएंट फंड, अगर हो इनसफिशिएंट फंड के इक्वल कौन सा नहीं माना जाता है, तो वो हमारे पास होता है चेंज ऑफ पे। चेंज ऑफ पे को इनसफिशिएंट बैलेंस के इक्वल नहीं माना जाएगा। 45 है विच सेक्शन डील्स विद बैंक्स रिटर्निंग मेमो। बैंक्स रिटर्निंग मेमो कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, तो ये हमारे पास है सेक्शन 146। नेक्स्ट है 46 विच सेक्शन डील्स विद इंटरम कंपनसेशन। जो हमने पढ़ा है तो वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारे पास सेक्शन 143 ए। एंड विच सेक्शन डील्स विद डिपॉजिट ड्यूरिंग अपील। जब अपील की जाएगी तो एक डिपॉजिट कराना होता है, तो ये कौन से सेक्शन के अंदर आता है, तो आता है सेक्शन 148 के अंडर। उसके बाद आता है हमारे पास 48 द मिनिमम डिपॉजिट अंडर सेक्शन 148 इज कैलकुलेटेड ऑन द फाइन और व्हाट अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। कि भाई जो मिनिमम डिपॉजिट होगा सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट किया जाएगा फाइन के ऊपर या फिर और व्हाट अवॉर्डेड बाय द कोर्ट, जो कि कोर्ट ने अवार्ड दिया था। ठीक है, और वो अवार्ड क्या चीज़ थी, तो वो था हमारे पास जो कंपनसेशन दी गई थी किसके द्वारा, ड्रॉवर के द्वारा। ठीक है, उसके ऊपर वो लागू होता है। 49 है
द 20% interim compensation अंडर सेक्शन 143 इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू व्हाट। तो ये हमारे पास हो जाएगा चेक अमाउंट का 20% इंटरम कंपनसेशन है। 50 है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्शन 148 डिपॉजिट एंड सेक्शन 143 इंटरम कंपनसेशन, कौन सी जो इसमें सही है। तो वो हमारे पास है कि भी सेक्शन 148 डिपॉजिट इज एन एडिशन टू इंटरम कंपनसेशन अंडर सेक्शन 143 ए। तो ये था हमारे पास आज का मॉक टेस्ट, और आंसर आपके पास साथ के साथ इसके मिलते रहते हैं। जब पीडीएफ आपको दी जाएगी तो सारे के सारे आंसर उसमें भी आपको मिल जाएंगे, और पीडीएफ भी आपके पास बहुत जल्दी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो भी बैंक प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। तो इस वीडियो में तो नहीं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।